के बारे में सबसे पहले तो हमारे दिल और दिमाग में आना चाहिए, गोल्ड का नाम सुनते के साथ है ना चेहरे पे भी एक चमक आता है। बहुत लोग इसको एक येलो एसेट भी बोलते हैं और बड़ा मजेदार लगता है सबको गोल्ड में इन्वेस्ट करना। वर्ल्ड में इंडिया नंबर वन कंज्यूमर है गोल्ड का। एंड मजेदार चीज ये है कि इंडिया वर्ल्ड में नंबर वन कंज्यूमर होने के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट के पास गोल्ड का नंबर बड़ा कम है। और सिंस हम लोग भी जानते हैं कि टाइम टू टाइम जैसे एज ए इंडियन सेंटीमेंट होता है कि गोल्ड हमारे बुरे वक्त में काम आता है, इंडियन गवर्नमेंट को भी ये गोल्ड बड़े बुरे वक्त में काम आता है। बट होता क्या है, हम इंडियन कंज्यूमर्स जो है, मतलब गवर्नमेंट कितना ट्राई कर ले, कितना एफर्ट डाल दे, बट यस हमारा एक पहला प्यार है, और स्पेशली अगर वुमेन्स के पॉइंट से बोले तो मतलब पहला प्यार मतलब वन एंड ओनली प्यार है, वो है गोल्ड कहीं ना कहीं। तो सोना जो है, उस सोने के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशन है, क्या पर्पज है। और इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से ये रहेगा कि आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू कनेक्ट दिस गोल्ड ईटीएफ विद आवर इंडियन कल्चर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी सीजन चल रहा है शादी और ब्याह का, तो इस पे ये कोरिलेशन बड़ा अच्छे से जमता है कि इंडिया में जब भी शादी की बात चलती है तो सबसे पहला जो कंसर्न आता है वो आता है गोल्ड कितना है, गोल्ड कितना चढ़ाना है और गोल्ड का क्या कैसे करना है। एंड इसका कोरिलेशन तो स्टार्ट हो जाता है तब से जब हमारे घर में एक लक्ष्मी आती है, एक नन्ही बेटी आती है, और तब से हमारे दिलो दिमाग में ये चीज घूमता रहता है कि हम गोल्ड के साथ कैसे आगे बढ़े। एक एसेट क्लास है, तो हम लोग गोल्ड ईटीएफ पे और आगे बात करें इससे पहले हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो पहला चीज है, दैट इज व्हाट इज गोल्ड कहीं ना कहीं। तो गोल्ड एक एसेट क्लास है, जैसे हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी वगैरह में पैसा डालते हैं, वैसे इंडिया में गोल्ड में पैसा, इंडिया क्यों वर्ल्ड वाइड गोल्ड में पैसा डाला जाता है। सबके दिल दिमाग में है कि हाँ गोल्ड एक ऐसा चीज है जो बुरे वक्त में, सबसे मजेदार पॉइंट यही है, आप मानिए ना मानिए, इंडियन सेंटिमेंट में कि गोल्ड बुरे वक्त में काम आ जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि इंडियन सेंटिमेंट इसी तरीके से काम करता है, वर्ल्ड सेंटिमेंट भी इसी पे काम करता है, एंड वी आर लीडर इन दैट एरिया। कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पहले रहता है कि यस बुरे वक्त में कुछ काम आ सकता है, तो सोना तो जमा करते जाना है। सेकंड बात है कि मोस्ट पॉपुलर, वाइट मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि सदियों से चलता आया है। वुमेन्स में तो एकदम स्पेशल है, मतलब सबसे ज्यादा दिल और दिमाग रहता है कि नहीं गोल्ड किसी भी फॉर्म में, राइट, किसी भी फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर बिस्किट्स तक लोगों के दिमाग में रहता है कि हम लोगों को गोल्ड में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहना है, और यूजुअली होता आया है। अभी थोड़े दिन पहले ही धनतेरस गया, विच इज हाईली कोरिलेटेड विद द गोल्ड परचेज, हाईली कोरिलेटेड विद द गोल्ड परचेज, कि धनतेरस के दिन तो सोना खरीदो और जितना सोना और चांदी पहले जमा किया हुआ है उसकी पूजा कर डालो। नेक्स्ट इज मोस्ट ट्रस्टेड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट्स द मोस्ट ट्रस्टेड, जस्ट बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी। हम लोग जहां भी इन्वेस्ट करते हैं वहां सबसे बड़ा कंसर्न होता है हमारा लिक्विडिटी रिस्क का। लिक्विडिटी रिस्क क्या है सर? अरे आपने एक बंगलो लिया, जिंदगी भर की कमाई बंगलो में डाल दी, लेकिन ऑल ऑफ सडन ड्यूरिंग दिस कोविड आपको पैसे की जरूरत थी, तो क्या आप वो बंगलो का एक हिस्सा बेच के पैसा, आई मीन कैश रेज कर पाएंगे? नो, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। बट दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ गोल्ड कि हम लोग गोल्ड को कभी भी बेच के जल्दी से कैश रेज कर सकते हैं। ये हमारा खासियत है। किस चीज का खासियत है? ये हमारा खासियत है गोल्ड का। इसके साथ बात करें ओल्डेस्ट, आज की बात नहीं है, राजा महाराजा कितने सालों से चलता आया है सोना, वो लोग तो खुश होके सोने के जेवर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे अपने लोगों में। तो बहुत पुराने साल से इक्विटी तो समझे कि अभी अभी कभी जन्म लिया है, बहुत सालों से चलता आया है, कई कई वर्षों से चलता आया है, वो है गोल्ड का इन्वेस्टमेंट, एंड गोल्ड का इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल दिमाग में रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें फेवरेट, तो फेवरेट तो यंगस्टर्स में भी फेवरेट है, ओल्ड एज में भी फेवरेट है, सबका फेवरेट है। क्यों? क्योंकि फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसका एक आप कोरिलेशन कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ। जिसके पास ज्यादा सोना
उसी का सब कुछ चलता है, ऐसा भी लोग कभी कभी बोलते हैं। और गोल्ड का बात करें तो पॉपुलर एंड फेवरेट का बात करें तो कहीं ना कहीं जितने भी अपने इंडियन सेंटिमेंट वाले हैं उनको बप्पी लहरी जरूर याद आते होंगे। सबको याद आता है बप्पी लहरी का वो सोना इतना सारा पहना हुआ, सबकी आंखों में खटकता है कि इतना सोना कहाँ से लेके आए। हाँ, जानना जरूरी है कि इस एसेट क्लास में और भी क्या क्या चीजें हैं। अल्टरनेट एसेट, आप सबको पता होगा 2008 का क्राइसिस, नहीं है तो एक बार याद करिए कि वो जो सब प्राइम क्राइसिस में अमेरिकन मार्केट, इंडियन मार्केट एंड वर्ल्ड वाइड सारे मार्केट जब गिरने लगे तो बड़ा मजेदार चीज हुआ। डॉलर का प्राइस जो है या डॉलर का जो वैल्यू है वो भी फॉल होना स्टार्ट हुआ, लेकिन गोल्ड का प्राइस राइज करना स्टार्ट हुआ। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ कि गोल्ड का प्राइस राइज होना स्टार्ट हुआ? तो आप सबको पता है कि इन द टर्म्स ऑफ करेंसी एक्सचेंज, अब तो हम लोग रुपी डॉलर बात करते हैं, बट एक जमाना था जब गोल्ड ही आपका कहीं ना कहीं एक अंडरलाइंग एसेट हुआ करता था फॉर द करेंसी एक्सचेंज, राइट। इकोनॉमिक्स में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, बट गोल्ड का इंपॉर्टेंस है। जब भी आपको किसी करेंसी के डी वैल्यू होने का डर लगा रहता है तभी आप देखेंगे, एंड वो जो डी वैल्यू होने की बात कर रहा हूँ वो मैं पॉपुलर करेंसीज की बात कर रहा हूँ। एक जमाना था जब पाउंड का जमाना था, एक जमाना था, जमाना मतलब जब लोग ज्यादा उसमें यूरो का जमाना था, लेकिन आज जो जमाना है वो जमाना कहीं ना कहीं सिमट के रह गए हैं डॉलर में। तो जब डॉलर का वैल्यू डी वैल्यूड होना स्टार्ट हुआ था 2008 में, तो वापस से वर्ल्ड वाइड सबका पहला पसंद बन गया था गोल्ड। तो ये जो करेंसी का अल्टरनेट है इसको भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, इसीलिए ये आपका एक पॉपुलर एसेट क्लास हो रहा है कि आप जितना कुछ करना है करिए, बट गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर करिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड। आपको हमको सबको पता है बैंकॉक का सोना सस्ता सोना होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड का बात करें तो इसलिए मैंने ये टर्म रखा इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड। बैंकॉक से सोना लेकर अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके इंपोर्ट ड्यूटी एंड वगैरह वगैरह जो चार्जेस है वो पे करके लाएंगे तो इंडिया में भी वही रेट आएगा जो वहां का है। इसको हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है करेंसी का, आई मीन कंट्री टू कंट्री ऐसा नहीं, रेट डिफरेंस है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आप वहीं से सोना खरीद के ले आइए और इंडिया में, तब तो क्या होगा, आर्बिट्राज हो जाएगा, बैंकॉक से सोना खरीदो इंडिया में बेचो। ऐसा नहीं होने दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ करेंसी इम्पैक्ट बोल दीजिए या करेंसी का जो कोरिलेशन है उसके कारण से। तो गोल्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोगों के दिल दिमाग में है कि हम लोग गोल्ड का क्या और कैसे यूज कर सके। तो अभी तक मैंने जितना भी आपको बोला आपके दिमाग में आ रहा होगा, यस ये सब तो कॉमन चीज है, लेकिन फिर आप गोल्ड ईटीएफ के बारे में क्यों बात करना चाहते हैं? तो जरूरी है कि ईटीएफ क्या है पहले ये पता हो जाए। म्यूचुअल फंड सबको पता है, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा कर रही है, म्यूचुअल फंड सही है, 15 बार बोल दो अगर आप किसी को गलत को सही तो वो सही हो जाता है। म्यूचुअल फंड सही है, सही है, सही है, आपको भी लगता है म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड सही है, उसका एक और पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ईटीएफ। नया स्कीम्स है जो पॉपुलर हो रहा है, अमेरिका में तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है ईटीएफ। लोगों के पास पैसा है, टाइम नहीं है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सर व्हाट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? सिंपली यही है कि म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स होते हैं जिसको आप म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से बाई और सेल कर सकते हैं, वैसे ही इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को आप स्टॉक एक्सचेंज, राइट, स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज से आप बाई और सेल कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम ईटीएफ रखा गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रखा गया। तो ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंजेज है, डिफरेंट अंडरलाइंग एसेट्स है। जरूरी नहीं है, मैं आप लोगों से आज बात कर रहा हूँ गोल्ड ईटीएफ के बारे में, निफ्टी का भी ईटीएफ मौजूद है मार्केट में, और भी सारे छोटे छोटे अलग अलग तरीके का ईटीएफ क्रिएट किया जाता है, स्कीम्स निकाली जाती है, किसके थ्रू? एएमसी। सर व्हाट इज एएमसी? एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जो है वो टाइम टू टाइम अपने इस टाइप के स्कीम्स को लॉन्च करता है विद द अप्रूवल ऑफ सेबी। तो कहने का मतलब है गोल्ड की स्टोरी आपको पता है, ईटीएफ की स्टोरी आपको पता है, अब आपको ये समझ आ रहा है कि अगर मेरे को बाई या सेल कुछ भी करना है तो मेरे को कहाँ जाना होगा? आप एक्सचेंज के थ्रू, जैसे आप नॉर्मल इक्विटी शेयर परचेज करते हैं वैसे ही आप और हम नॉर्मल ईटीएफ परचेज और सेल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू हमारा आज का जो टॉपिक है वो गोल्ड ईटीएफ का है, तो हमारा जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड है, तो गोल्ड ईटीएफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि यस गोल्ड इज इंपॉर्टेंट एज एन एसेट क्लास,
ETF इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि गोल्ड ETF बेसिकली है क्या। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। ओपन एंडेड का मतलब है कि कभी भी एंट्री करिए, कभी भी एग्जिट करिए, कोई टेंशन नहीं है, ये है ओपन एंडेड। मन में आ रहा होगा तो ओपन एंडेड है, तो क्लोज एंडेड क्या होता है? क्लोज एंडेड मतलब आप इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद जब आपको वहां पे बोला जाएगा पैसे निकालने का, ये जो टाइम फ्रेम आपको दिया होगा रिडम्पशन करने का, आप तभी रिडीम कर सकते हैं, बीच में रिडीम नहीं कर सकते। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। नंबर 2, passive investment instruments that are based on gold prices and invest in gold bullion. Now the question is, what is passive investment? आप मार्केट में गए, गोल्ड खरीद लिए खुद के पैसे से, राइट, और उसमें भी अब गवर्नमेंट का इतना सारा नियम कानून आ गया, पैन कार्ड देना पड़ेगा, 50,000 के ऊपर चेक का ही पेमेंट देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। आप वहां गए, सोना खरीद लिए, ले आए घर पे बहुत सारा सोना, उसके बाद डर चोरी होने का, डर प्राइसेस का फॉल हो जाने का, डर मिसप्लेस हो जाने का, ऐसे बहुत सारे डर हमारे दिमाग में, लिक्विडिटी रिस्क वगैरह, तो ये सारे चीज हमारे दिलो दिमाग में घूमते रहते हैं। बट थिंग इज कि अगर आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, आपके पास टाइम नहीं हो पा रहा है, तो आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट का बेस्ट एग्जांपल है हमारे लिए, दैट इज अ म्यूचुअल फंड। पैसिव का मतलब है जब आप किसी भी एसेट क्लास में डायरेक्टली पैसा नहीं डाले, किसी के वाया होके आप पैसा डालते हैं, तो आप गोल्ड ETF में इस तरीके से पैसा डाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल गोल्ड विच मे बी इन पेपर और डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। ये इसका सबसे बड़ा फीचर्स है। जो मैंने अभी आपको बताया, सोना खरीदना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सोने को घर पे रखना बहुत डरावना लगता है, रातों की नींद गायब हो जाती है, और उसके बावजूद अगर थोड़ा मनी का फॉर्म डिफरेंट हो, राइट, तो और भी ज्यादा डर लगा रहता है। लेकिन अगर यही सोना आपके पास डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होगा, डीमेटेरियलाइज वी नो वेरी वेल कि आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा है, और जब आपको इसको आई मीन टू कन्वर्ट करना है, आप एक प्रोसेस के थ्रू उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेशल पॉइंट, गोल्ड ETF में फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता। स्पेशल पॉइंट, वंस अगेन, गोल्ड ETF में फिजिकल गोल्ड नहीं मिल सकता। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब फिजिकल गोल्ड नहीं मिल सकता तो फिर आप पैसा क्यों डलवा रहे हैं? पैसा, मैं बार बार बोलता हूँ, 8 क्लब हमारा स्पेशल चीज यही है, हम बार बार डिसिप्लिन पे वर्क करते हैं। आप एक एक ग्राम सोना, ध्यान से सुनिएगा, आप एक एक ग्राम सोना मार्केट में जाके खरीद नहीं सकते, लोग अजीब बोलेंगे। और अगर एक एक ग्राम सोना खरीदते हैं तो उसको फिर जमा कहाँ करेंगे? और छोटे छोटे एक एक ग्राम सोना के लिए बैंक का लॉकर लेते हैं तो भी खतरा, गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, और वो कल को लक्ष्मी विलास बैंक या ऐसे कुछ बैंक की तरह वो बैंक ही गायब हो जाए तो और ज्यादा टेंशन है। गायब मतलब इन द सेंस की आपका जो नॉर्मल ऑपरेशन है उसमें आपको खतरा लगा रहता है। तो वो जो पर्सपेक्ट से बात कर रहे हैं, तो उसमें सर एक रिस्क है कि अगर गोल्ड ETF फिजिकल में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? यस, इसका फायदा ये है कि आप एक एक ग्राम गोल्ड भी परचेज कर सकते हैं, और जब आपको सच में सोने की दरकार है, गोल्ड की दरकार है, तब आप वहां से पैसा विड्रॉ कर लीजिए इन द फॉर्म ऑफ कैश सेटलमेंट, और यहाँ पे जब आप फिजिकल मार्केट में उसको परचेज कर रहे हैं तो वहां पे चेक देके सेटल कर लीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेजिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हेजिंग। आज से 20 साल के बाद किसी की बेटी की शादी है, वापस से आज से 20 साल के बाद किसी की बेटी की शादी है, सबसे बड़ा खतरा है कि उस समय कहीं ये सोना 1 लाख का ना हो जाए, अभी तो 50,000 का है अप्रोक्स। ये जो डर है, तो इस डर का एक ही सॉल्यूशन हमारे पास होगा कि हम लोग आज से ही गोल्ड ETF में पैसा डालना शुरू करें। आप सबके दिमाग में आ रहा होगा, सर कभी टेक्निकल जा रहे हैं, कभी फंडामेंटल जाते हैं, और आज ये अचानक में गोल्ड ETF पे क्यों डिस्कशन करना स्टार्ट किए? मैं बता देता हूँ, मेरे 18 ईयर्स के एक्सपीरियंस में ये सबसे वंडरफुल एसेट क्लास रहा है मेरी तरफ से मेरे सारे क्लाइंट्स को। राइट, डिस्क्लेमर, मैं खुद भी अपनी बेटी के लिए यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। क्यों? इंडिया में मैरिज सेंटिमेंट है, इंडिया में गोल्ड सेंटिमेंट है। यहाँ पे जब आप शादी में सोना खर्च करते हैं, सोना लगाते हैं, सोना चढ़ाते हैं, तब कोई ये नहीं पूछेगा कि ये कब का खरीदा हुआ है और किस भाव में खरीदा हुआ है। वहां पे सिर्फ ये पूछा जाएगा क्वांटम कितना है। और जब आप क्वांटम पे जाएंगे तो एक बार में 5 भरी, 10 भरी, 50 भरी सोना खरीदना इज वेरी डिफिकल्ट,
राइट, वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप अभी से इसमें इन्वेस्ट करना चाहे फॉर द मतलब मैरिज पर्पज, चाहे मेल मेंबर्स हो उनके लिए भी ये बात है, फीमेल्स के लिए तो और ज्यादा कंसर्न है। एज अ फादर ऑफ अ डॉटर मेरे को भी ये कंसर्न लगता है हमेशा, और मैं सारे क्लाइंट्स को बोलता हूँ हर मंथ आप गोल्ड ईटीएफ में पैसा डालते जाइए, क्योंकि आपको भी नहीं पता चलेगा कब ये पैसा, कब ये ईटीएफ का इन्वेस्टमेंट आपके लिए बड़ा हो जाएगा। तो आगे और बढ़ते हैं इसके अंदर, लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन एनएससी। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, आप एक एक ग्राम सोना भी खरीद सकते हैं एनएससी और बीएससी से। जब आप एक एक ग्राम खरीद सकते हैं तो मुसीबत में एक एक ग्राम बेच सकते हैं। एक छोटा सा स्टोरी है, लोग जनरली ज्वेलरी परचेज करते हैं एंड बुरे वक्त में वो ज्वेलरी जो बिकता है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ इयररिंग्स बेच दिए और नेकलेस रहने दिए, आपको पूरा का पूरा फिर वो सेल आउट करना पड़ता है। और ये जितने भी ज्वेलर्स है ना, ये आपको छोड़ने वाले नहीं है, अच्छा खासा चार्जेस वहां पे डिडक्ट करते हैं। एक बड़ा मजेदार बात बताता हूँ, हम लोग सोना कहाँ कहाँ से परचेज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो सोर्स है इंडिया में गोल्ड का सप्लाई का, जो सोर्स है वो है आरबीआई खुद। फिर हम लोग फिजिकल मार्केट में बात करते हैं, फिर हम कुछ कुछ बड़े ब्रांड का बात करते हैं जहां से सोना खरीदते हैं तो थोड़ा ट्रस्ट वर्दी लगता है विद द हॉलमार्क एंड ऑल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोना खरीदना बड़ा आसान है, बैंक से खरीद लिए जो कि अभी भी बैन है। बैंक से अगर आप सोना खरीद लिए तो बैंक को बेचना बड़ा मुश्किल है, बैंक आपसे सोना नहीं खरीदता। आरबीआई के पास आप जा नहीं सकते। जिन ये आई मीन जो मर्चेंट्स है उनके साथ जब आप ऐसा ट्रेड करते हैं तो फिर वो आपका गला काट देते हैं, मतलब 20-25 दे आर ऑफरिंग मनी मेक आई मीन मेकिंग चार्जेस आर फ्री फॉर दो पीपल जो बाई कर रहे हैं, लेकिन आपसे बदले में ना 30-30% का हेयर कट, मतलब नहीं नहीं ये तो प्योर क्वालिटी नहीं है, और ऐसा कुछ बोल के चार्जेस बहुत ज्यादा डिडक्ट कर देते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ना, ये जो इमर्जिंग एसेट्स है, डे बाई एसेट, मतलब एसेट तो गोल्ड बहुत पुराना है, बट इमर्जिंग मोड जो है वो डे बाई डे पॉपुलर होता जा रहा है। ये है इसका पॉपुलैरिटी आपके सामने। गोल्ड ईटीएफ की अगर हम लोग बात करें तो देखिए सितंबर 2019 में जितने भी एयूएम से एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अंडर द फॉर द गोल्ड ईटीएफ, it was around 5652 crore, 5652 crore only in September 2019, जो कि अक्टूबर 2020 में हो गया है 13,969 करोड़। समझ पा रहे हैं, 3 टाइम्स का मतलब बड़ा जंप। और ये डेटा कहीं और से नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने लिया, एकदम सिंपल प्लेन में नीला तरीके से, कि ये क्या है कि गोल्ड ईटीएफ इतना पॉपुलर होता जा रहा है। एंड मैं बिलीव करिए कम से कम पिछले 8 से 10 साल जब से मैं एजुकेशन में हूँ, इस फाइनेंशियल लिटरेसी के मोड में हूँ, तब से लोगों को बताता जा रहा हूँ, चाहे यंगस्टर्स हो चाहे ओल्ड क्लाइंट्स हो, सबको बोलता हूँ गोल्ड ईटीएफ आप अपने लाइफ में इसको मैंडेटरी कर लीजिए। हर महीना मेरे को इन्वेस्ट करना है गोल्ड ईटीएफ में, राइट। एक बार वापस से कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज में देखिए ज्वेलरी, कॉइन, बिस्किट्स ये सब है, लेकिन हम लोग इसको कहीं ना कहीं गोल्ड ईटीएफ है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सॉवरेन बॉन्ड्स भी निकालता है, मैं बता देता हूँ। हम जो इंडियंस है वो जनरली इसको समझ नहीं पाते। मेरे पास क्वेरीज बहुत आती है, हम लोग आंसर्स भी देते हैं, बट सॉवरेन बॉन्ड्स को लोग समझ नहीं पाते हैं। और कंजर्वेटिव मेथड है, देखिए झूठ नहीं बोलूंगा, हम इंडियंस को ऐसा लगता है कि मेरे पास जो सोना है ना वही असली सोना है, मेरे को बैंक के लॉकर पे भी भरोसा कम रहता है, एंड दिस इज द कंजर्वेटिव मेथड, एंड दैट्स व्हाई वी इंडियंस आर अमंग द बेस्ट इन्वेस्टर्स। हम लोग बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स के कैटेगरी में इसीलिए आते हैं बिकॉज वी आर वेरी वेरी कंजर्वेटिव। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपको चलिए सोवरेन गोल्ड पे भरोसा नहीं है, फिजिकल गोल्ड का डर लगा रहता है, तो गोल्ड ईटीएफ एक इमर्जिंग मोड में हमारे सामने आता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई गोल्ड ईटीएफ सर? नंबर 1, इजियर ट्रेडिंग। डिमेट अकाउंट आप सबके पास है, डिमेट अकाउंट के थ्रू आप आराम से बाई और सेल कर सकते हैं। सिंपल सा, आप आराम से अपने जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहां पे जाइए, गोल्ड ईटीएफ का नाम सर्च करिए, निपॉन वगैरह का बहुत सारे नाम है, मैं आपको भी बताऊंगा, आप सर्च करिए, और जैसे आप शेयर परचेज करते हैं वैसे आप ईटीएफ परचेज कर सकते हैं। नंबर 2, नो एंट्री और एग्जिट लोड। ऐसा कोई एंट्री और एग्जिट लोड नहीं है, जो ब्रोकरेज आप देते हैं उस ब्रोकरेज में भी एडवांटेज मिलेगा आपको, मैं बताऊंगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इस पे नहीं लगता है, तो नो एंट्री और एग्जिट लोड, एंट्री और एग्जिट लोड का भी कहीं पे टेंशन नहीं है। थर्ड वन, टैक्स बेनिफिट। ऑल्दो हट गए, वेल्थ टैक्स हट गया, वैट नहीं है, राइट, बट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तो है। और अपने जमाने में जब वेल्थ टैक्स बहुत पॉपुलर हुआ करता था
उस समय गोल्ड अगर आपने घर पे रखा है तो सीधा उसके ऊपर वेल्थ टैक्स का चार्ज एप्लीकेबल हो जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। मतलब अगर आप गोल्ड ईटीएफ अपने अकाउंट में रखते तो आपका उसके ऊपर वेल्थ टैक्स नहीं लेवी होता, जो कि 1% का हुआ करता था, राइट। लेस मार्केट रिस्क, लेस मार्केट रिस्क मतलब इस टाइप का कोई मेजर, मतलब ये ना फ्लक्चुएशन जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड होता है, क्योंकि ये एक एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एएमसी के अंडर में वर्क कर रहा है, तो उनका काम है कि अननेसेसरी का फ्लक्चुएशंस ना हो, ताकि कोई आर्बिट्राज, आर्बिट्राज वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि आप और हम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो कहीं पे सस्ता और कहीं पे महंगा, मतलब गोल्ड ईटीएफ अगर बहुत सस्ता मिल रहा है और फिजिकल मार्केट में ये बहुत महंगे दाम में बिक रहा है, तो कोई भी आदमी गोल्ड ईटीएफ परचेज करता रहेगा और यहाँ बेच देगा। ऐसे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को मिनिमाइज करने के लिए एसेट्स एएमसी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज दिन रात वर्क करता है, तो मार्केट रिस्क यहाँ पे मिनिमल होता है। यूजेज एज कोलेट्रल सबसे बेस्ट पार्ट है, आप गोल्ड ईटीएफ के पैसे, गोल्ड ईटीएफ के जो आपके यूनिट्स है उसको आप एज ए कोलेट्रल भी यूज कर सकते हैं, और स्पेशली अभी जब सेबी के नॉर्म्स वगैरह आए हैं वहां पे भी है कि आप गोल्ड ईटीएफ को एज ए मार्जिन आप सबमिट कर सकते हैं। ये गोल्ड ईटीएफ का एक बड़ा एडवांटेज रहा। मोस्ट पॉपुलर एएमसी जिनके गोल्ड ईटीएफ ज्यादा फेमस है, दैट इज एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ। आप चाहे तो ये नाम नोट कर ले या फिर आप स्क्रीनशॉट ले ले। इन्वेस्को इंडिया गोल्ड फंड, एसबीआई गोल्ड एंड आदित्य बिरला एसएल गोल्ड एंड निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ। निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात करूंगा। निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ जिसका पुराना नाम था रिलायंस गोल्ड, रिलायंस कैपिटल के अंडर में जो था, रिलायंस कैपिटल जो था, निप्पॉन ने इसको खरीद लिया, इसलिए अब इसका नाम निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ है। इंडिया में सबसे पहले ऑलमोस्ट, वापस से बोल रहा हूँ, इंडिया में सबसे पहले ऑलमोस्ट अगर किसी ने गोल्ड ईटीएफ लाया था तो वो रिलायंस लेके आया था। एंड रिलायंस का जो गोल्ड ईटीएफ है उसको हम लोग बोलते थे गोल्ड 20, और बहुत फेमस हुआ ये। आज भी बहुत सारे लोग GOLDBEES ये बोलकर भी गोल्ड ईटीएफ को परचेज करते हैं। अब पॉपुलैरिटी बढ़ गया है गोल्ड ईटीएफ का, बहुत सारी एएमसीज कंपनी आ गई है इसके साथ, तो आप आराम से इसको सर्च कर सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी भी उन लोगों से आप बात कर सकते हैं जो आपको इस चीज में गाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या क्या है सर इसका, और अगर एडवांटेज है तो वो एडवांटेज किस टाइप का है, कैसे वर्क करना चाहिए। तो एडवांटेज है प्योरिटी ऑफ द गोल्ड इज गारंटीड एंड इच यूनिट इज बैक्ड बाय द फिजिकल गोल्ड ऑफ हाई प्योरिटी। ये जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज है वो हवा में गोल्ड आपके लिए बाई नहीं करेगी। आप और हमको पता है सिंस दिस इज अ पैसिव इन्वेस्टमेंट, तो आपने जो पैसा दिया वो सारे पैसे को कलेक्टिवली लेके फिर किसी गोल्ड एसेट क्लास में पैसा डालते हैं। तो जब गोल्ड की बारी आ रही है, गोल्ड ईटीएफ की बारी आ रही है, तो वहां पे जिससे एक्सचेंज ट्रेडेड, राइट, एक्सचेंज ट्रेडेड, बीच में रेगुलेटर्स है, तो सारे चीजें जो है ना कहीं रेडीमेड है और प्योर एंड कंफर्म है, राइट। तो प्योर एंड कंफर्म होने का मतलब है आपको वो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी पहले ही बोल देगी कि आपका पैसा लेकर हम किस टाइप के गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं। अब किस टाइप के गोल्ड का मतलब क्या हुआ सर? यस वी नो वेरी वेल, 24 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है, 19 कैरेट होता है। और मजेदार बात बता देता हूँ, चांदी सिल्वर और गोल्ड में फर्क है। गोल्ड जो है ना वो अपने आप में एक सॉलिड एसेट है, सॉलिड एसेट बोल दूं या सॉलिड, ये सॉलिड ही ज्यादा अच्छा वर्ड लग रहा है मेरे को फिलहाल में, जबकि सिल्वर लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो सिल्वर को आप मोल्ड कर सकते हैं आराम से, बट गोल्ड को इतने आसानी से आप मोल्ड नहीं कर सकते, इसीलिए उसके साथ बहुत सारे अदर्स जो भी है ना, लीड जिंक ये सब भी मिला के फिर ज्वेलरी बनता है। प्योर गोल्ड लेकर आप ज्वेलरी नहीं बना सकते, शायद आप सबको ये बात पता होगी। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज क्या है, किस एसेट क्लास, 24 कैरेट गोल्ड में पैसा डाला जा रहा है, 22 कैरेट गोल्ड में पैसा डाला जा रहा है, या 19 कैरेट गोल्ड। जनरली बिस्किट्स जो है वो 25 कैरेट गोल्ड में अवेलेबल होते हैं, बट जब हम लोग ज्वेलरी की बात करते हैं तो 19 कैरेट वाले गोल्ड का यूज ज्यादा होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे गोल्ड स्मिथ्स वगैरह से रिसर्च करके ये चीज आउटकम करके बता रहा हूँ आपको। ट्रांसपेरेंट एंड रियल टाइम गोल्ड प्राइसेस, मार्केट जब तक खुलता है तब तक तो ये है ही अवेलेबल, एंड स्पेशली कुछ ओकेजन लाइक धनतेरस, दिवाली पे कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड भी कर दिया जाता है, स्पेशली इंडिया में गोल्ड ईटीएफ का ट्रेडिंग का पर्पस भी। तो बता देता हूँ इंडिया में कितनी बार स्पेशली धनतेरस के दिन या अक्षय तृतीया, जो कि एक दूसरा मौका है जहां पे हम लोग गोल्ड परचेज करना बड़ा पसंद करते हैं,
उस दिन भी स्पेशल ट्रेडिंग सेशंस रखा जाता है एनएससी और बीएससी में फॉर द गोल्ड ईटीएफ। थर्ड वन, लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सर आराम से अब तो क्लियर हो रहा है, हम लोग शेयर्स की तरह बाई और सेल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द टैक्स एफिशिएंट वे टू होल्ड गोल्ड एज अ इनकम अर्न। मजेदार बात बताता हूं, एक आदमी ने इक्विटी शेयर परचेज किया और एक आदमी ने गोल्ड परचेज किया। अभी देखिए दोनों में मैजिक क्या है, दोनों ने अपने अपने अलमीरा में इक्विटी शेयर्स रख दिया और एक ने अपने अलमीरा में गोल्ड रख दिया। अब दिल और दिमाग ये पूछ रहा था उनका मेरे से उन्होंने फोन करके पूछा, बताइए कौन मैजिक करेगा, वो इक्विटी शेयर्स का पेपर या गोल्ड। मेरा आंसर था इक्विटी शेयर्स का पेपर। तो बोले आलोक जी आप तो मार्केट में है इसलिए हर समय इक्विटी इक्विटी करते रहते हैं। मेरा सिंपल सा लॉजिक था, देखिए गोल्ड इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। वापस से बोल रहा हूँ, गोल्ड इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। गोल्ड में अपनी खुद की कोई ताकत नहीं है, वो हमारे ताकत से गोल्ड है। हम उसको बोलते हैं कि भैया ये सोना है, जब हम लोग हमारे साथ जब चीट होता है ना तो हमारा ही सोना पीतल बन जाता है। तो गोल्ड में, गोल्ड की जो बात कर रहे हैं, गोल्ड में अपना कुछ पावर नहीं है वैसा, इक्विटी शेयर्स में है। कंपनी की खुद की ग्रोथ स्टोरी है, कंपनी खुद, आपका शेयर्स पड़ा है वो तो आपका फिजिकल एसेट्स हो गया, शेयर्स जो पड़ा है वो धीरे धीरे परफॉर्म कर रहा है। तो वहां पे देखिए वो फिजिकल एसेट्स आपका क्या हुआ, शेयर सर्टिफिकेट, जो कि आज के डेट में वो भी पॉसिबल नहीं है। शेयर्स जो है वो फिजिकल एसेट्स हो गया कहीं ना कहीं, जिसके अंदर छुपा है फाइनेंशियल एसेट्स। और इक्विटी कंपनी जब परफॉर्म करेगी आपका इक्विटी से पता नहीं चलेगा। जैसे कितने लोग बोलते हैं हमारे बाप दादा के समय के रिलायंस पड़े थे और आज निकले हैं और आज हम माला माल हो गए। लेकिन गोल्ड के केस में क्या है, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड होगा गोल्ड आपको बहुत सारा कैपिटल गेन दे देगा, डिमांड नहीं होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, तो फिर आपका वो गोल्ड आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरा ये नहीं है कि सिर्फ आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, हम लोगों के लिए वीक कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड है। हम लोगों को गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना है, हम लोगों को इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है। मैंने आपको रीजन बता दिया। नो वेल्थ टैक्स, नो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, नो फियर ऑफ थेफ्ट। चोरी नहीं हो सकता, डिमेट अकाउंट में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट टू सिग्नेचर अगर रॉन्ग ना हो तो। द लास्ट पार्ट एडवांटेज का, दैट इज द एसआईपी। एक सवाल सबके मन में, मैं पूछ रहा हूं, आंसर मैं खुद ही दूंगा। हम बड़ा सुनते हैं, 1 तोला सोना चढ़ाना है, 1 भरी सोना चढ़ाना है। और बहुत सारे लोगों से जब पूछता हूँ कि 1 भरी में कितना होता है और 1 तोला में कितना होता है, तो बड़ा मिक्स आंसर्स आते हैं। तो मैं बता देता हूँ, 1 भरी के अंदर 11 पॉइंट समथिंग ग्राम होता है, 1 तोला में 10 ग्राम होता है। साल भर की बात करें, हम लोग भरी पे बात कर रहे हैं, 1 भरी पे, साल भर में 12 महीना, आप 1-1 ग्राम गोल्ड अगर हर महीना ले रहे हैं तो साल भर में आपके लिए 1 भरी सोना रेडी है। वापस से, आप साल भर में हर एक महीने 1-1 ग्राम सोना ले रहे हैं, क्योंकि 1 भरी इक्वल टू 11 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। मैं बता रहा हूं, मैं आगे डिटेल में और दिखाऊंगा आपको। तो 1-1 भरी आपके लिए हर साल रेडी हो जा रहा है। जो यंगस्टर्स ज्वाइन किए हैं अभी, उनके लिए भी बता रहा हूं, अगर आपको आज से 5 साल के बाद शादी करनी है, 10 साल के बाद शादी करनी है, तो आप हर महीना 1-1 ग्राम गोल्ड जमा करते जाइए। 10 साल के बाद जब आप शादी कर रहे हैं, आप अपने फैमिली को सपोर्ट करें, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें कि पापा ये लीजिए 10 भरी सोना तो मैंने खुद जमा कर लिया है। सोच के देखिए ये चीज कितना स्ट्रेंथ देगा आपको और आपकी फैमिली को। ठीक है, तो ये एसआईपी भी हम लोग कर सकते हैं ईटीएफ का, कि हर महीने हम लोग 1-1 ग्राम। डिस्क्लेमर देता हूं, मैं खुद कर रहा हूं ये वाला एसआईपी, और मैंने अपने मैरिज के लिए भी किया था। अब मैं अपनी बेटी के जो आने वाले करियर है या उसकी शादी के लिए जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं वहां पे भी ये चीज करता हूं जो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया। डिसएडवांटेज भी है क्या सर? हाँ, हर एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होता है। वाइल बाइंग एंड सेलिंग आपको थोड़ा सा ब्रोकरेज और कमीशन देना पड़ता है, वो भी अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास है तो शायद वो भी नहीं लगेगा। फिर भी मेरा काम था ये बताना कि हाँ, हल्का ब्रोकरेज और कमीशन लगता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट फीस इज चार्ज बाय द फंड हाउसेस, सिंस फंड हाउसेस आपके लिए दिन रात काम करते हैं। एक्चुअली ये सब डिसएडवांटेज नहीं है, ये फीस ही है अपने आप में। बट आप अपने दिल को थोड़ा सा तसल्ली दे दीजिए कि हर एक चीज के साथ डिसएडवांटेज भी होता है, तो ये एक टाइप का छोटा सा डिसएडवांटेज है। सम गोल्ड ईटीएफ्स आर इलिक्विड एसेट्स एंड कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। यस सर, ये क्या मतलब हुआ सर इस बात का? तो देखिए मैंने बताया ना, बहुत सारी कंपनियां हैं जो गोल्ड ईटीएफ के लिए काम कर रही है, गोल्ड ईटीएफ सेल कर रही है, गोल्ड ईटीएफ मैनेज कर रही है, उनकी स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जैसे अपने स्टॉक्स में इलिक्विडिटी की बात होती है, लिक्विडिटी की बात होती है, वैसे ही बहुत सारे एएमसीज के पास उतना लिक्विडिटी नहीं है।
या बहुत सारे लोग उन एएमसीज को नहीं जानते हैं, तो वहां लिक्विडिटी इशू आ सकता है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम उन गोल्ड बीज में या उन गोल्ड ईटीएफ में पैसा डालना ज्यादा पसंद करेंगे जो कि पॉपुलर है एंड जिनके पास लिक्विडिटी हाई है। फिजिकल गोल्ड इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। सर मान लीजिए सर हमने आपके बोलने से एसआईपी किया, मान लीजिए, और 10 साल के बाद 10 भरी भी जमा हो गया, जब शादी के लिए जा रहे हैं मेरे को तो वो गोल्ड चाहिए। यस, आप क्या करिए, आप फिजिकल गोल्ड जब परचेज कर रहे हैं वहां पे तो आपको चेक देना है, चेक दे दीजिए 3 दिन के बाद। हमारे यहाँ क्या होता है, आप जिस दिन स्टॉक बेचते हैं या गोल्ड ईटीएफ बेचेंगे तो उसके T+2 के अंदर अंदर आपके पास पैसा आ जाएगा, हेजिंग, आराम से आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो सर क्या एकदम प्राइसेस सेम टू सेम होगा क्या? इतना भी डिफरेंस नहीं होगा कि आपको बहुत बड़ा कॉस्ट लगे, बट हाँ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन थोड़ा सा बड़ा अमाउंट, आप समझिए जब 10 भरी जमा हो जाएगा तो उसका एक अमाउंट भी हो जाएगा, कॉर्पस बड़ा होगा तो टैक्स मतलब आई मीन टू से कॉस्ट थोड़ा बड़ा भी लग सकता है। फिजिकल गोल्ड कैन नॉट बी इजीली गिफ्टेड टू एनीवन एज इट रिक्वायर्स physical gold cannot be easily gifted to anyone as it requires procedural formalities। और यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें इन केस ऑफ गोल्ड ईटीएफ, सब लोगों को समझ में नहीं आता है ये गोल्ड ईटीएफ क्या है, तो आप वहां पे भी इसका थोड़ा सा आपको दिक्कत फेस करना पड़ सकता है अगर आप गिफ्ट के फॉर्म में जाए। बहुत सारे लोग अपने जो पुराने हैं, बहुत टाइम से इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आपको याद होगा, मैंने तो बचपन में बहुत बार सुना था कि लोग इंदिरा विकास पत्र या किसान विकास पत्र को भी मैरिज में एज अ गिफ्ट यूज किया करते थे। अब तो वापस से किसान विकास पत्र आ गया है, इंदिरा विकास पत्र नहीं आया, किसान विकास पत्र आया। वो एक जमाना था जब लोग सच में शादी में बहन बेटी को ऐसा गिफ्ट किया करते थे फॉर देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज भी वैसा जमाना है, आप गोल्ड ईटीएफ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू आपको देखना पड़ेगा कि उसका क्या प्रोसीजर आपके सामने आता है। कंक्लूजन पे बात करते हैं, एक भरी इज टू 11.68 ग्राम, एक तोला इज टू 10 ग्राम। इंडियन सोसाइटी जो है वो सोने को समझती है, गोल्ड को समझती है, जिसके पास जितना सोना वो उतना बड़ा अमीर, ऐसा। इंडियन मैरिज को मत भूलिए, वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा आपने सोना 50 में खरीदा या 20 में खरीदा या 70,000 में खरीदा। वहां पे क्वांटम पूछा जाएगा कि आपने कितना सोना चढ़ाया दिया। और ये चीज आपके लिए है कि ये नेसेसरी कॉमोडिटी हो गया कहीं ना कहीं हमारे लिए। नेसेसरी कॉमोडिटी मतलब आप अगर इंडियन सोसाइटी में है, मैरिज वगैरह करना है, कुछ भी है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एसेट क्लास है जिसको आपको अलग से जमा करना है। मतलब गोल्ड भी आप अगर एज एन एसेट क्लास देखेंगे ना, तो एक इंडियन एसेट क्लास के हिसाब से अलग से जमा करिए कि आने वाले टाइम में मेरे को इसका हेल्प लगने वाला है। कॉस्ट फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है, कॉस्ट फैक्टर कि भाई आप लॉकर ले लिए बैंक में और वहां पे लॉकर पे चार्जेस दिए जा रहे हैं, आप 1-1 ग्राम सोना खरीदने जाते हैं तो लोग आपसे थोड़ा हायर चार्जेस देते हैं। उन सब के मुकाबले गोल्ड ईटीएफ ये फैसिलिटी देता है कि आप 1-1 ग्राम गोल्ड, वापस से बोल रहा हूँ 1 यूनिट गोल्ड, देख लीजिएगा वो उस पर और डिटेल में कभी और बात करूंगा। 1 यूनिट आप परचेज कर सकते हैं जो कि 1 ग्राम भी हो सकता है और लेसर देन 1 ग्राम भी हो सकता है। कोई एएमसी हाउस 0.5 ग्राम का भी यूनिट बना के रखा है। एसआईपी करना जरूरी है, बढ़िया है। मैं आपको सबको बताऊंगा, बहुत सारे मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है, केस स्टडीज है, अगर आपको चाहिएगा तो जरूर कांटेक्ट करिएगा, जहां पे उन लोगों ने अपने लाइफ टाइम में 2200 रुपए में 2200 रुपए से जमा करना शुरू किया, आज 4400 के आसपास का गोल्ड ईटीएफ उनके पास है। तो वो एवरेज, वो एक्यूमुलेशन और हर महीना सिस्टमैटिक वे में, डिसिप्लिन वे में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए भी फायदेमंद है और आपके फैमिली के लिए भी फायदेमंद है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज द परफेक्ट टूल फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाई दिस इज द परफेक्ट टूल फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग? मैं आपको बता देता हूं, मैं खाली इक्विटी वाला कीड़ा नहीं हूं, मेरे को इक्विटी के साथ साथ बाकी कॉमोडिटीज का भी एक अच्छा खासा आइडिया है और समझ आता है कि हम सिर्फ एक एसेट क्लास के पीछे हम लोगों को हमारा अलोकेशन नहीं करना चाहिए। दिस इज द मॉडर्न अप्रोच, जहां पे आपको क्लाइंट का, मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूं, आप सबको अपना एक अपना एनालिसिस करना चाहिए, अपना प्रोफाइलिंग करना चाहिए, उस प्रोफाइलिंग के हिसाब से ये डिसाइड करना चाहिए कि गोल्ड का आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है और इक्विटी का कितना इंपॉर्टेंस है और रियल एस्टेट का कितना इन्वेस्टमेंट है। हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिक्विडिटी पे बात करें तो दिस इज द मोस्ट लिक्विड प्रोडक्ट। गोल्ड ईटीएफ में भी बात करें, कुछ गोल्ड आपके पास
लॉकर में भी होना चाहिए, कुछ गोल्ड आपके पास बैंक लॉकर में भी होना चाहिए, कुछ गोल्ड आपके पास गोल्ड ETF के फॉर्म में भी होना चाहिए। गोल्ड का ट्रेडिंग भी होता है कमोडिटी मार्केट में, लेकिन वहां कैश सेटलमेंट है, वहां पे फिजिकल सेटलमेंट भी होता है। अहमदाबाद एंड मुंबई आर द वेयर हाउसेज जहां से आप सच में वो सोना खरीद सकते हैं, बट द प्रोसीजर इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर द रिटेल पार्टिसिपेंट्स। हमारे लिए वो इतना डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड होता है कि फिर वो उनको अहमदाबाद और मुंबई का वेयर हाउस से अच्छा अपने आस पड़ोस के वो गोल्ड ज्वेलर्स बढ़िया लगते हैं, जिनसे हम लोगों को ध्यान रखना है। एक लास्ट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, बी वेयर रिगार्डिंग वो जो आप देखते होंगे ना, बहुत सारी जगह मैंने देखा है पर्सनल लाइफ में, लक्खी बाबू की पुरानी दुकान, एक देखे होंगे आपने, एक ही दुकान है, उसी की तरह के तरह एकदम कॉपी पेस्ट, जिसको हम लोग क्लोन बोलते हैं, लाइन से 7 दुकान है, सब बोलते हैं कि यस वी आर द एक्चुअल लक्खी बाबू की पुरानी दुकान सोना चांदी की। बी वेयर, ऐसे दुकान से थोड़ा सा संभल के रहिएगा। गोल्ड एक एसेट क्लास है तब तक जब तक आप इसको ध्यान से देख रहे हैं। गोल्ड एक एसेट क्लास नहीं मतलब कोई भी क्लास नहीं बचेगा अगर आप इसको सावधानी से इसमें ट्रेड नहीं कर रहे हैं या समझ नहीं रहे। आप लोगों के लिए जो भी रिटेल पार्टिसिपेंट्स है, मेरा लास्ट सलाह है कि गोल्ड बीस को अपना एक इन्वेस्टमेंट टूल बनाइए। हर मंथ गोल्ड बीस में आप 1 यूनिट लीजिए या 2,000 रुपए के यूनिट लीजिए या 4,000, अपना एक SIP बना लीजिए, इसको हम लोग SIP स्टॉक SIP भी बोलते हैं, बना लीजिए, बहुत काम की चीज है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले लास्ट ये था मेरी तरफ से, कोई आप लोगों के सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं अभी का भी आंसर कर दूंगा। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। चलिए, आई होप, मेरे को लग रहा है कोई सवाल नहीं है, शायद मैंने जो बताया वो बहुत इजीली समझ आ गया होगा। अगर आप इसको मतलब समझ पा रहे हैं तो जरूर से इसमें आपको जाना चाहिए, और बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। एक सवाल आया शायद मेरे पास, इसके लिए कौन सा अकाउंट चाहिए? मदन जी, कोई अकाउंट नहीं चाहिए। डीमेट अकाउंट आपके पास है, ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास है, बैंक अकाउंट आपके पास है। जिस जिस ट्रेडिंग वर्क स्टेशन से, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप शेयर बाई और सेल कर रहे हैं, उसी सॉफ्टवेयर से आप इसको भी आराम से बाई कर सकते हैं। और कोई सवाल? और इसको भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना, एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट, अगर मेरे पास एक से ज्यादा डीमेट अकाउंट है? 100% कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया है, इक्विटी में और डिफरेंट कमोडिटी अकाउंट में अच्छा GST लगेगा क्या उसमें? आप प्रतीक, उसमें GST का ऐसा है कि GST इसमें नहीं, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ब्रोकर के पास, सिर्फ वहां पे जो ब्रोकरेज दे रहे हैं तो वो GST वाला पार्ट थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं लगेगा, ये बड़ा एडवांटेज हमारे पास है। समीर जी का सवाल जो इक्विटी में और डिफरेंट कमोडिटी में, समीर जी अगर अनम्यूट करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को क्वेश्चन। सर ये इक्विटी अकाउंट में होता है ETF, या फिर उसके लिए कमोडिटी अकाउंट्स पे अलग से? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से सुनेगा। इक्विटी और कमोडिटी बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट के अंदर आप समझिए कि आप किस एक्सचेंज के थ्रू जा रहे हैं। NSE, BSE, NSE में सेगमेंट है आपका कैश सेगमेंट, NSE में सेगमेंट है आपका F&O सेगमेंट, BSE के अंदर आपका सेगमेंट है कैश सेगमेंट, F&O सेगमेंट, राइट। हम लोग सिंस ये एक्सचेंज ट्रेडेड है इक्विटी के पॉइंट से, राइट, तो यहाँ पे हम लोग NSE और BSE में ट्रेड कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, तो अगर आपको गोल्ड एज ए कमोडिटी डेरिवेटिव करना है, ट्रेडिंग करना है, राइट, वापस से बोल रहा हूं, ट्रेडिंग करना है, तब आपको फिर MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसको हम लोगों ने इक्विटी में भी बाई किया था 1800 रुपए वाले भाव पे, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में वहां पे जाके ट्रेड कर सकते हैं। और अगर एग्रो कमोडिटीज, जिसमें हम लोग बोलते हैं पोटैटो, टर्मरिक, ग्वार, बाजरा, तो वहां पे ट्रेडिंग के लिए NCDEX, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज इज मोर पॉपुलर। तो सिंस हम लोगों को कमोडिटी ट्रेडिंग में नहीं जाना है, बिकॉज वी आर रिटेल इन्वेस्टर्स, तो मेरा आप लोगों को सजेशन है, यू कैन सिंपली बाय द गोल्ड ETF विथ योर सेगमेंट
कैश सेगमेंट इन एनएससी और बीएससी, कहीं आपको और जाने का दरकार नहीं है। ठीक है, और कोई सवाल? सर गोल्ड में जो 3% जीएसटी लगता है, हम लोग अगर डिलीवरी लेते हैं तो वो इसमें भी लगेगा क्या? इसमें नहीं लगेगा, इसमें अपने जब जो ब्रोकरेज दे रहे हैं ना, हाँ, ब्रोकरेज पे जीएसटी जाएगा, तो वो ब्रोकरेज पे जीएसटी बहुत कम जाएगा। बहुत सारे ब्रोकरेज पे जीएसटी बहुत कम लगता है। हाँ, वो ब्रोकरेज ही नहीं लग रहा है, तो फिर वहां पे जीएसटी आपके लिए बहुत बहुत मिनिमल होगा, कोई वो आप समझे कि बहुत लेस इफेक्टिव होगा। टोटल पे नहीं लगेगा ना? अमाउंट पे नहीं, वो ब्रोकरेज पे लगेगा खाली। ठीक है सर। हम लोग जीएसटी क्यों पे करते हैं? सिंपल सा बात, हम लोग जो सर्विस ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में, एंड सर्विस क्या है उनका? ब्रोकिंग। वो हमें सर्विस दे रहे हैं कि वो हमें अलाउ कर रहे हैं कि आप हमारे थ्रू ट्रेड कर लीजिए, तो जो अमाउंट मिनिमल है, क्योंकि वो ब्रोकरेज तो किस पे लगता है? अपने वॉल्यूम के ऊपर, वैल्यू के ऊपर। तो वैल्यू इतने सारे पे, वहां पे भी 1 पैसा 10 पैसा पे इतना सा ब्रोकरेज लग रहा है, तो इतना सा ब्रोकरेज के ऊपर इतना सा जीएसटी लगेगा, तो असर नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं सर, हम लोग जो अगर मार्केट से गोल्ड लेने जाते हैं जैसे कि गिन्नी या फिर बिस्किट, तो उसपे तो जीएसटी पूरा पे लगता है 3%। हाँ, वहां पे तो लगेगा ना, वहां वैल्यू पे लगेगा। वहां हाँ वैल्यू पे लगेगा, क्योंकि आप वहां पे वो परचेज कर रहे हैं पूरा का वैल्यू, और हाँ, यहाँ पे जब जीएसटी कर रहे हैं तो वो वैल्यू आपका ब्रोकरेज वैल्यू बन गया, तो ब्रोकरेज के ऊपर लगता है जीएसटी। ठीक है सर, थैंक यू। क्वेश्चन आया, ओके सर, इज इट इलिक्विड? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पॉपुलर एएमसीज वाले ईटीएफ में पैसा डाल रहे हैं तो समझे मंडे को मार्केट खुलता है, आप मंडे को, आपको पैसे की दरकार है, आपने मंडे को मार्केट जैसे ही खुला आपने बेच दिया, ट्यूसडे शाम तक, नहीं तो वेडनेसडे सुबह तक पैसा आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला, कुछ गोल्ड आपके लॉकर में, कुछ गोल्ड आपके बैंक लॉकर में, कुछ गोल्ड आपका ईटीएफ में अगर पड़ा है, तो ये गोल्ड ईटीएफ वाला जो बेस्ट यूज है ना, हर एक चीजों का यूज होता है, तो ये बेस्ट यूज आपका है फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। जब आपको एक लॉन्ग टर्म कोई गोल अचीव करना है, उस केस में ये आपके लिए, मतलब बोले ना कि जबरदस्त प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। और आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि 10 साल में आपने कैसे 10 भरी जमा कर लिया, और इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी आप आराम से किसी गोल्ड के पार्ट को 1-1 ग्राम आप बाई कर रहे हैं, 1-1 ग्राम आप सेल भी कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ, भगवान ना करे कभी बुरा वक्त आए, बट बुरे वक्त में भी वो 1-1 ग्राम आपको बचा देगा, राइट? ये इसका फायदा है। और कोई सवाल? टॉप 3 कौन से गोल्ड ईटीएफ्स हैं? हाँ, मैं किस में पैसा डालता हूँ? हाईली लिक्विड वाले। ये निप्पॉन वाले पे डालता हूँ मैं खुद पर्सनली, मेरा जो है वो निप्पॉन वाले गोल्ड ईटीएफ में पैसा डालता हूँ। गोल्ड बीज भी है ना, वो भी हाईली लिक्विड हाँ, वो है। गोल्ड बेस ही है। हाँ, उसका पुराना नाम गोल्ड बेस था। अब अगर आप अच्छा सर्च करने जाएंगे तो निप्पॉन बोल के आपको इजीली फिर वो दिखाता अच्छा, है। मदन जी गोल्ड का बीज अभी सवाल, निपॉन हो गया है। हाँ, गोल्ड बेस अभी निप्पॉन हो गया है। मदन जी का भी एक सवाल आ रहा है, ब्रोकरेज रेट क्या है? जो ब्रोकरेज रेट आपका मदन जी एक इक्विटी के बाई और सेल में लगता है, सेम वही लगता है, कोई अलग से इसमें ब्रोकरेज रेट नहीं है। क्लियर है? मेरा ये आज का, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये आज का जो टॉपिक है इसके पीछे आप सब हैं, मेरा भी दिमाग ये चल रहा था कि सबके घर में छोटे बच्चे हैं, बेटी हैं, उनके लिए ये चीज, और वो लोग जो अब शादी करना चाह रहे हैं अगले 5-10 साल में, उनके लिए भी। तो मेरे को लगा गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा चीज बताया जाए ना जो आपके लिए एकदम बेस्ट साबित हो, कि आप आराम से इसको इन्वेस्ट करते जाइए और आपको पता नहीं चलेगा आने वाले साल में। ये आप सब एग्री कर रहे होंगे कि इंडिया में गोल्ड सेंटीमेंट है, कॉमोडिटी नहीं है हमारे यहाँ। और शादी ब्याह में तो ये कितना जबरदस्त सेंटीमेंट है ना, कि अगर आपने सबसे अच्छी शादी कर दी लेकिन गोल्ड नहीं चढ़ाया, मामला मुश्किल है, राइट? और कोई सवाल? चलिए, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सबको कुछ अच्छा चीज समझाया होगा या बताया होगा, या फिर वो आपके लिए फायदेमंद होगा। डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते जाइए। बार बार बोलूंगा कि एक और सवाल आया है कि कैन द अकाउंट बी ओपन इन द नेम ऑफ माइनर गर्ल? मदन जी, उसमें ऐसा है कि आप वो माइनर गर्ल पे जब आप पैसा डालेंगे, मतलब उसके डीमैट अकाउंट के थ्रू पैसा डालेंगे, पहले तो माइनर के केस में डीमैट अकाउंट खोलना बड़ा मुश्किल है, नंबर 1 बात। नंबर 2, फिर उसका इनकम टैक्स का प्रोस्पेक्ट अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आएगा कि उसके पास पैसे कहाँ से आए, फिर क्लबिंग ऑफ इनकम एंड वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज है। तो मेरा इसमें ये सजेशन रहेगा कि आप आपकी जैसे बेटी है, हमारे प्रोफाइल में जो समझ आता है, जो दिखता है, आप उसके लिए डीमैट अकाउंट में या तो अलग डीमैट अकाउंट खोल लीजिए,
सच बता रहा हूँ, अलग डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, अलग ट्रेडिंग एंड उसमें हर महीना आप SIP करते जाइए, जो मैंने बोला गोल्ड ETF का, और उसमें जो नॉमिनी है ना, नॉमिनी वो आप उसको बना सकते हैं। अब आप उसको नॉमिनी बनाएंगे तो चलिए एक एज फैक्टर है, नॉमिनेशन वाला चीज नहीं काम करेगा, कोई नहीं है, वहां पे अपॉइंटी अपॉइंट कर दीजिएगा। जब C बिकम अ मेजर तो अपने आप उसके लिए वो फायदेमंद हो जाएगा, फिर वो उसके लिए काम आएगा। तो दिस इज अ गुड अल्टरनेट ऑफ सुकन्या समृद्धि प्लान जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और अनाउंस किया। ये मेरी तरफ से आपके लिए सुकन्या समृद्धि प्लान है कि आप इस तरीके से जाइए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। उसके अकाउंट में करेंगे ना, फिर वो क्लबिंग का बहुत झमेला आएगा। इससे अच्छा प्लेन वेनिला रखिए, डिसिप्लिन रखिए, एक अलग अकाउंट, एक अलग डीमैट अकाउंट, और उसके अंदर सिर्फ हर महीना मेरे को गोल्ड SIP, गोल्ड ETF ही करना है, काम खत्म। और भी सवाल? यस, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे वापस से। और आप लोगों को बता देता हूं कि अभी जनवरी में आप लोगों के लिए एक, मतलब अपने एज क्लब के लिए बहुत मजेदार न्यूज ये है कि रजत के बोस सर भी आ रहे हैं मार्केट के धुरंधर में। रजत के बोस TV पर्सनैलिटी बोल दीजिए, CNBC पे, जी न्यूज पे, इन सब चैनल्स पे आते हैं, और उनके साथ एक नया रूप देखने को मिलेगा। जो लोग भी जानते हैं रजत के बोस को, वो जानते हैं एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, और मैं जब सर को जानता हूं, जब से जानता हूं, सर फंडामेंटल एनालिस्ट भी रहे। तो फंडामेंटल, टेक्निकल्स, इन सब के बावजूद हमारा एक नया सेगमेंट बनेगा उनको लेकर, दैट इज द फनटेक। फंडामेंटली भी कैसे चीजों को देखे और टेक्निकली भी कैसे देखें। और 5 तारीख को, 5 दिसंबर को, हाँ यस 5 दिसंबर को वी हैव मिस्टर अरुण मुखर्जी, जो कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ही इज आल्सो वेरी फेमस एंड पॉपुलर एट कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन उनका दिमाग और दिल हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप पे वर्क करता है। तो आप सबको इस वीडियो के थ्रू, आज के सेशन के थ्रू भी एक रिक्वेस्ट है, अपने कोई भी क्वेश्चंस है ना, तो आप अभी से भेजना शुरू कर दीजिए। जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग फिल्टर्ड करके उनसे सवाल पूछने में हम लोगों को भी मदद मिलेगा और आप लोगों को भी मदद मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए एक क्वेश्चन है। यस अनिल जी। हाँ, तो जैसे हम नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में करते हैं कि कुछ होते हैं जो टैक्स सेविंग होते हैं, तो ऐसा गोल्ड में कुछ है क्या जो लॉन्ग टर्म करेंगे, लाइक 5 years करेंगे तो उसमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, या इट्स लाइक नॉन एग्जेम्प्टेड? राइट, देखिए आप जो पूछे वो हो गया। अब गोल्ड फंड, गोल्ड ETF थोड़ा सा डिफरेंट है, और गोल्ड इंडेक्स फंड या गोल्ड फंड थोड़ा सा डिफरेंट है। ETF मतलब हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड वाले। आपने जो बोला वो है, कुछ कंपनी स्कीम निकालती है सिर्फ गोल्ड फंड का, वो आपका पैसा लेकर गोल्ड के कमोडिटी में भी ट्रेडिंग कर देते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस केस में यस, गोल्ड स्पेसिफाइड बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है। मेरा जो पहला सजेशन आया आज आप लोगों के लिए, वो आया गोल्ड ETF को लेकर। इफ पॉसिबल तो हम लोग नेक्स्ट जो वेबिनार करेंगे वो आपके लिए गोल्ड इंडेक्स फंड के लिए भी कर देंगे, कि गोल्ड के अंदर भी, या गोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड स्पेशल क्लास फंड के अंदर भी म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे आप लोगों का पैसा लेती है और कैसे इन्वेस्ट करती है और उसका क्या आउटकम है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि यस, एक्सचेंज जैसे अपने टैक्स सेविंग फंड्स स्पेशलाइज्ड होते हैं क्या, वैसे म्यूचुअल फंड में भी कुछ स्कीम्स स्पेशलाइज्ड है? तो मेरा आंसर है जी हाँ है। और उसका क्या आउटकम है, तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट जो मेरा वेबिनार होने वाला है वो इसी टॉपिक पे रखेंगे कि अगर आप गोल्ड ETF में नहीं जा रहे तो गोल्ड फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गोल्ड ETF कई सारे मामले में आपके लिए ज्यादा बेस्ट होंगे। फिर भी हम लोग इस टॉपिक पर जरूर डिस्कस करेंगे अनिल जी, ठीक है? थैंक यू। हाँ, और एक क्वेश्चन और आया है मदन जी का कि बेस्ट ब्रोकिंग हाउस कौन है, उस पर लड़ाई चलती रहती है मदन जी। ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा ब्रोकिंग हाउस बेस्ट है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बहुत सारी कंपनियों का, बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रोकिंग हाउसेज के साथ भी काम किया है, तो वहां सब पे एक नॉर्मल चीज उन लोग अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं, और वो ये है कि आपको अपना ख्याल खुद रखना है। तो सर ये चीज हमें कब पता चलती है, जब आप कोई लीगल केसेस करते हैं, जब आप कुछ ग्रीवेंस रेज करते हैं, तो वो बड़ा प्यार से आपको एक आंसर लिखती है कि देखिए आपको अपना ख्याल खुद रखना था,
हम तो आपको सिर्फ सर्विस दे रहे थे। तो मैं आपको बता देता हूं, हर ब्रोकिंग फर्म अच्छी है, हर ब्रोकिंग फर्म खराब है। आपको कुछ भी सस्पिशियस लगे, आपकी सावधानी सबसे बड़ी सावधानी है। अगर आप सावधानी से काम नहीं करेंगे तो आपके लिए वहीं पे दिक्कत पैदा हो सकती है। ठीक है, आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है कि हर ब्रोकिंग फर्म, लाइक टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री वाली हालत है हमारी, कौन सा अच्छा नेटवर्क दे रहे हैं इस बात पे मत जाइए, ये देखिए कि कौन सी कंपनी कम खराब सर्विस दे रही है। सब खराब सर्विस दे रही है, हम लोग को ये ध्यान देना है कौन कम खराब सर्विस दे रही है, पक्का। और आप लोगों के सजेशंस भी मैं वेलकम कर रहा हूँ। मेरे पास अभी एक सजेशन आया है, प्लीज आप लोग को कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर वेबिनार रखना है, आप आराम से डिस्कशन ग्रुप में डाल दीजिए। जब भी होगा, अपने पास बहुत टाइम है, अभी ऑलमोस्ट अपने सबको ही है ना 1 ईयर वाले मेंबर्स बन गए हैं, और थैंक यू उसके लिए, आप लोगों के ट्रस्ट के लिए, मेरी पूरी टीम की तरफ से दिल से थैंक्स है आप लोगों को। तो 1 साल है, हर महीने में 2 वेबिनार है, आप समझिए कि तो 1 हफ्ते में 2 वेबिनार और 52 वीक्स पड़ा है, बहुत कुछ सीखने को है। और नॉलेज के लिए तो हम लोग आप लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।